हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं गामा फंक्शन के बारे में और साथ ही साथ हम गामा फंक्शन के कन्वर्जेंस की जांच पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ बीटा फंक्शन, जिसके बारे में हमने ठीक पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है, बीटा फंक्शन के कन्वर्जेंस की जांच को हमने वहां पे बहुत अच्छे से समझा हुआ है। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा दोस्तों। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस चैप्टर में अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़ लिए हैं उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सभी वीडियोस को लेक्चर क्रमांक वाइज अरेंज किया गया है, अर्थात सीरियल वाइज उनको बढ़िया तरीके से अरेंज किया गया है। आप शुरू से शुरुआत करते हुए सारे के सारे वीडियोस देखते जाइए। आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। हर एक कंसेप्ट को, हर एक बेसिक डेफिनेशन को, हर एक क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही साथ इसके पहले वाला जो यूनिट है, रीमान इंटीग्रेशन, उसके भी सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाए जा चुके हैं। तो उन सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले हम गामा फंक्शन का डेफिनेशन देखेंगे कि भाई गामा फंक्शन होता क्या है। उसके बाद गामा फंक्शन के कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस टॉपिक को इतना सरल भाषा में, इतना सरल तरीके से लिखा गया है कि आपको बहुत आसानी से हर एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। साथ ही साथ भले ही आपको ये इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा होगा, परंतु आप बिल्कुल भी चिंता न करें। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये पूरा पूरा टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। समझाते समय हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखा जाएगा ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले गामा फंक्शन का डेफिनेशन देखते हैं। ये जो इंटीग्रल है, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी एक्स की घात n-1 इंटू ई की घात में -x dx, इस इंटीग्रल को, ठीक है, यहाँ पर n जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। ये जो n आपको दिख रहा है ना, वो क्या है, 0 से बड़ा है, अर्थात n पॉजिटिव है। तो ये जो इंटीग्रल है दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं गामा फंक्शन, ठीक है। तो यही गामा फंक्शन है और इसको अपन इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये व्यक्त करने का तरीका गामा n करके इसको पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? गामा n करके इसको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो गामा n बराबर ये इतना, यही इंटीग्रल जो है वही गामा फंक्शन के रूप में डिफाइन होता है और गामा n इक्वल इतना करके लिखते हैं, जहां n जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, अर्थात n क्या है, पॉजिटिव है दोस्तों। अब आप मन में सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे n इज ग्रेटर देन 0 क्यों है, इसका क्या कारण है दोस्तों? तो जब हम इसके कन्वर्जेंस की जांच पढ़ेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको इस चीज का स्पष्टीकरण मिल जाएगा कि वास्तव में यहाँ पे ये ऐसी चीज n इज ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा हुआ है। n इज लेस देन और इक्वल टू 0 में क्या गड़बड़ हो जाएगी, क्या दिक्कत हो जाएगी, तो ये पूरी बात, पूरी जानकारी आपको पता चलेगी जब हम इसके कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ गामा फंक्शन, अर्थात गामा फंक्शन के कन्वर्जेंस की जांच अब शुरू की जा रही है। तो सबसे पहले ये जो इंटीग्रल आपको दिखाई दे रहा है, इसको सबसे पहले हमने क्या मान लिया, आई मान लिया दोस्तों। यहाँ पर देखो, एक तो आपको अनंत दिखाई दे रहा है, समाकलन की सीमा में आपको अनंत दिखाई दे रहा है ना भाई। हमको लिमिट में अगर अनंत दिख रहा है तो समझ जाइए कि ये तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ही है। फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपको दिख रहा है, कौन से काइंड का? फर्स्ट काइंड का। लेकिन साथ ही साथ गौर से देखें तो ये सेकंड काइंड का भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। अब आप कहेंगे कैसे, तो ये आगे पता चलेगा, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का भी हो और सेकंड काइंड का भी हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल या मिक्स्ड काइंड वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट काइंड वाला क्यों है? क्योंकि लिमिट में हमको अनंत नजर आ रहा है, या यूं कहिए कि इंटीग्रेशन का जो रेंज है वो इन्फिनाइट है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्यों कहा जा रहा है इसको? तो याद कीजिए सेकंड काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या है, जिसमें फंक्शन जो है वो क्या हो, अनबाउंडेड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन अनबाउंडेड है, लेकिन कौन से केस में, कोई एक स्पेशल केस है, उस केस के बारे में हमको आगे पता चलेगा। तो दोस्तों इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना
ये भी प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है और ये भी प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, अर्थात समस्यात्मक बिंदु ये भी है, ये भी है। तो दोनों के लिए हमको अलग अलग काम करने, अलग अलग जांचें करनी है। इसलिए बेहतर यही है होगा कि हम इस इंटीग्रल को दो भागों में तोड़ दें। तो जैसे ये 0 से अनंत तक जा रहा है, तो हम एक काम करते हैं, 0 से 1 और 1 से इंफिनिटी, इस तरीके से हम इसको दो भागों में इस इंटीग्रल को तोड़ दिए। इसको नाम दे दिए I1, इसको कह दिए I2। ठीक है, एक को कह दिए I1 और इसको कह दिए I2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना इंटीग्रेंड, अर्थात समाकल्य, जिसका समाकलन वहां हो रहा है, तो इसको हम लोग बोल दिए fx। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल दिए, fx बोल दिए। अब ध्यान से देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन समझने योग्य है। अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई तो समझ लीजिए आगे का कार्य बहुत आसानी से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये जितना चीज लिखा है ना वो बिल्कुल भी कठिन नहीं है, पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट है। तो चलिए अब क्या लिखा है देखो, क्लियरली fx has an infinite discontinuity at x equal 0 in interval 0 1 closer interval 0 1 if n is less than 1। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि यदि n 1 से छोटा है तब ऐसी स्थिति में ये जो बिंदु x इक्वल 0 है वो उस फंक्शन की इन्फिनाइट डिस्कंटिन्यूटी वाला पॉइंट है। ठीक है, अर्थात x इक्वल 0 इस फंक्शन के लिए अनंत असांतत्य का बिंदु है जब n का मान 1 से छोटा है तब। ठीक है, तो क्यों भैया ऐसे क्यों हुआ, तो चलिए इसको स्पष्ट करने के लिए हम बहुत सरल तरीका अपनाएंगे। देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये बात कब लागू होती है, जब n का मान 1 से छोटा हो, है ना भाई। तो चलो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, n की वैल्यू 1 से छोटी है बोल रहे हैं, तो अपने मन में आप n का ऐसा कोई मान सोच लो जो कि 1 से छोटा हो। 1 से छोटी कोई भी संख्या आप अपने मन में सोचो। तो आप बोलोगे सर 1 से छोटा सोचना है, चलो 0 सोच लेते हैं। तो चलो ठीक है, आपने 0 सोचा। अब देखो ध्यान से देखना, यहां पर आप n के मान के रूप में, यानी n के स्थान पर आप 0 सोच रहे हो, है ना भाई। मेरे को n इज लेस देन 1 सोचना है, कोई भी ऐसा मान सोचो जो 1 से छोटा हो, ताकि ये बात हम समझ सके कि आखिर वो लिखा क्या है। तो चलो हमने उदाहरण के लिए सोचा 0। अब आप यहाँ पे 0 रख के देखो तो क्या होगा, x के घात 0 माइनस 1 यानी x के घात -1, और x के घात -1 मतलब होता है 1/x। ये 1 आना मतलब इसके लिए मुसीबत खड़ी होना, कौन से बिंदु पे, 0 पे। ठीक है, बाजू में जो e की घात -x है ना, तो उससे मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, वो 0 उस पर कोई आपत्ति खड़ी नहीं कर रहे। आप x के स्थान पर 0 रख के देख लो, e की घात 0 हो जाएगा, e की घात 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। x के स्थान पर या 0 रखोगे तो e की घात -0, e की घात -0 मतलब e की घात 0 और उसका मान 1 होता है। तो 0 जो है वो इसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। यहाँ पे आप x के स्थान पर 0 रखोगे तो 1/0 हो जाएगा अनंत। अनंत मतलब ये समझ जाइए कि जी फंक्शन का मान अनंत हो रहा है भैया। जिस बिंदु पर फंक्शन अनंत की ओर प्रवृत्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो बिंदु क्या कहलाएगा, वो बिंदु वो फंक्शन के लिए इन्फिनाइट डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट कहलाएगा। तो यही x इक्वल 0 जो है वो इस फंक्शन के लिए इन्फिनाइट डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट है, लेकिन कब, n इज लेस देन 1 वाले केस में। अगर आप n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी रखते हो तो ये जो 0 है वो इसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, इसके लिए फिर वो इन्फिनाइट डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं होगा। आपको यकीन नहीं है तो आप n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी कोई सोच कर देखो। मान लो n की वैल्यू मैं 2 सोचता हूँ, तो 2 रखोगे तो क्या होगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में x इंटू e की घात -x मिलेगा। अब आप x टेंस टू 0 लगा के देखो, x इक्वल 0 यहाँ पे रख के देखो, तो 0 x का मान 0 और e की घात 0, तो कितना होगा, 1 इंटू 0 यानी 0 मिल रहा है। 0 मतलब फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, अनंत या माइनस अनंत जैसी कोई चीज नहीं मिल रही है। तो कुल मिला के खेल कहाँ पर है बताऊं, क्या है कि जब अपन n की वैल्यू 1 से छोटी चुन रहे हैं ना, तो ये जो पावर है वो नेगेटिव हो जा रहा है। नेगेटिव होने के नाते वो 1 में आ जा रहा है, और इसलिए फिर x इक्वल 0 रखने से वो अनंत हो जा रहा है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि n इज लेस देन 1 वाले केस में ये बिंदु x इक्वल 0 जो है वो इन्फिनाइट डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट है। ठीक है, जबकि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वाले केस में वो बिंदु वहां पे कोई भी मतलब वो 0 जो है वहां पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो इंटीग्रल है, ठीक है, इसके लिए 0 जो है वो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, यानी कि इस इंटीग्रल के कन्वर्जेंस की जांच होगी बिंदु 0 पर। और कौन सी स्थिति में, n इज लेस देन 1 वाली स्थिति में, क्योंकि आखिर
n इज लेस देन 1 वाली स्थिति में ही तो ये यहाँ पे जीरो जो है वो अनंत अशांत का बिंदु हो रहा है ना भाई। इन्फिनाइट डिस्क्रिमिनेंट का पॉइंट कब हो रहा है? n इज लेस देन 1 वाले केस में हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कन्वर्जेंस की जांच होगी पॉइंट 0 पर, है ना भाई। बिंदु x बराबर 0 पर होगी जांच, कब? n इज लेस देन 1 की स्थिति में, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ और यहाँ पे लिखा हुआ है कि I1 इज द प्रॉपर इंटीग्रल एंड हेंस कन्वर्जेंट फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब n का मान 1 या 1 से बड़ा हो उस स्थिति में ये वाला इंटीग्रल क्या होगा? प्रॉपर होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का रेंज आप देख सकते हैं फाइनाइट है, और ये जो फंक्शन है इंटीग्रेंड जो है वो इस रेंज में बाउंडेड है। मतलब n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है इस अंतराल में, 0 से 1 वाले अंतराल में कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जो इस फंक्शन के लिए पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिस्क्रिमिनेंट बन जाए, ठीक है। इस केस में n इज लेस देन 1 में ये 0 जो है वो इन्फिनिट डिस्क्रिमिनेंट का पॉइंट है, लेकिन n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 में कहीं कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है, और इंटीग्रेशन का रेंज तो फाइनाइट आपको दिख रहा है, फंक्शन भी बाउंडेड है। ऐसी स्थिति में ये क्या होगा दोस्तों? ये प्रॉपर इंटीग्रल होगा, और प्रॉपर इंटीग्रल होने के नाते क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। किस स्थिति में? तो जिस स्थिति में वो कन्वर्जेंट है तो आगे फिर उस केस में थोड़ी बात करेंगे, आगे की कहानी उस केस के लिए आगे बढ़ेगी जिस केस के लिए वो इम्प्रॉपर हो रहा है। तो इम्प्रॉपर हो रहा है वो n इज लेस देन 1 के लिए, तो इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। ये देखो, तो भैया जहां जिस पॉइंट पर जिस केस में दिक्कत हो रही है जांचें तो उसी के लिए होंगी ना भाई। जिस केस के लिए वो कन्वर्जेंट है उसके लिए हम कन्वर्जेंट है मतलब ओके। जहां वो दिक्कत क्रिएट कर रहा है, कौन से केस में दिक्कत क्रिएट कर रहा है? n इज लेस देन 1 पे। क्यों? क्योंकि n इज लेस देन 1 पे वही बिंदु उसके लिए इन्फिनाइट डिस्क्रिमिनेंट का पॉइंट बन जा रहा है, इसलिए कन्वर्जेंस की जांच उसी बिंदु पर होगी, उसी के संगत स्थिति के लिए होगी, ठीक है। अब सुनिए, अब यहाँ पे फंक्शन f(x) तो अपन ने ले लिया है। अब एक दूसरे फंक्शन की जरूरत है, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए दो फंक्शन की जरूरत पड़ती है, तो एक दूसरा फंक्शन हम यहाँ पे लेंगे gx नाम का। अब प्रश्न ये उठता है कि सर gx किसको लोगे? तो वास्तव में gx जो रहता है वो f(x) का ही एक कोई हिस्सा रहता है, कोई टुकड़ा रहता है। तो कौन सा टुकड़ा रहता है? वही टुकड़ा रहता है जिसके कारण आप यहाँ पे दिक्कत क्रिएट हो रही है। तो आप मेरे को बताओ यहाँ पे दिक्कत क्रिएट कौन कर रहा है? तो आप बोलोगे सर बिंदु 0 x इक्वल 0 कर रहा है। तो बिंदु x इक्वल 0 यहाँ पे दिक्कत क्रिएट कर रहा है कौन से हिस्से में? ये वाले हिस्से में कि ये वाले हिस्से में? तो आप देखेंगे सर यहाँ पे x का मान 0 रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, e की घात 0 तो 1 होता है। तो ये x इक्वल 0 दिक्कत कहाँ क्रिएट कर रहा है? प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट कर रहा है? यहाँ कर रहा है, क्योंकि n इज लेस देन 1 होता है तो ये x की घात ऋणात्मक होती है, तो 1 अपॉन आ जाता है, फिर x का मान शून्य रखने से, ठीक है, x मान शून्य वो अनंत हो जाता है, यानी कि x इक्वल 0 यहाँ पर दिक्कत क्रिएट कर रहा है। तो इसी हिस्से को अपन ने gx माना है दोस्तों। भाई जब अपन n का मान 1 से छोटा रखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आप -3 बोल दिए, -3 रखोगे तो -3 और -1 क्या हो जाएगा? -4। नीचे आके क्या हो जाएगा? x की घात 4, x बराबर 0 पे क्या हो जाएगा? वो अनंत हो जाएगा, 1/0 यानी अनंत। तो ये वाले हिस्से पर दिक्कत हो रही है इस बिंदु के कारण, ये बिंदु है ना भाई n इज लेस देन 1 वाले केस में, इसलिए gx मैंने इसको माना। और अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 प्लस पे लगा रहा हूं मैं, क्योंकि 0 पर ही तो जांच चल रही है ना, इसलिए x टेंस टू 0 प्लस 0 प्लस क्यों? क्योंकि 0 यहाँ पे लोअर लिमिट है, तो इसलिए अपन राइट हैंड लिमिट लेते हैं। अब fx बटे gx करके देखो, अर्थात इसको इससे डिवाइड करके देखो, तो ये और ये कट जाएगा। देखो fx कौन है? x की घात n-1 इंटू e की घात -x अपॉन x की घात में n-1 है ना भाई, fx अपॉन gx, एक कट जाएगा, ये बचेगा। x टेंस टू 0 प्लस लगाओगे, x के स्थान पर 0 रखोगे तो e की घात 0 यानी हो जाएगा 1, ठीक है। ये देखो e की घात -0 मतलब e की घात 0, ठीक है, और इज इक्वल टू 1, ओके। कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये 1 हो गया। 1 हो गया मतलब आपको फाइनाइट वैल्यू मिली है, वो भी कैसी फाइनाइट वैल्यू मिली है? जो कि न तो शून्य है न तो इंफिनिटिव है ना भाई, फाइनाइट वैल्यू मिली है। नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए। नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू मतलब ऐसी फाइनाइट वैल्यू जो शून्य नहीं है, और फाइनाइट है इसका मतलब वो जो इन्फिनाइट नहीं है। भाई फाइनाइट है इसका मतलब क्या है? कि वो इन्फिनाइट नहीं है, सीधी सी बात है। तो जो भी वैल्यू अपने को मिली है वो ना तो शून्य होनी चाहिए ना तो इन्फिनिटी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी स्थिति में कंपैरिजन टेस्ट का ये कहना है कि f(x) वाला इंटीग्रल और g(x) वाला इंटीग्रल दोनों एक जैसा बिहेवियर शो करेंगे, अर्थात दोनों या तो कन्वर्ज करेंगे या तो दोनों डाइवर्ज करेंगे। तो अगर आप gx का नेचर चेक कर लो तो वैसा ही नेचर फिर f(x) वाले का हो जाएगा। तो चलिए 0 to 1 इंटीग्रल 0 to 1 gx चेक कर लेते हैं। gx आपने किसको माना है? x की घात n-1 को माना है। तो x की घात n-1 को मैं नीचे लिख करके x की घात मतलब 1 अपॉन x की घात 1 - n कर दूंगा।
अब आप बोलोगे ऐसा क्यों लिखे सर? क्योंकि हम जो फॉर्मूला यहाँ पे सोच रहे हैं ना, वो उसी रूप में हमने पढ़ा हुआ है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है ध्यान से देखिएगा। हमने पढ़ा है 0 से a 1/x dx। ये सिर्फ और सिर्फ तब कन्वर्जेंट होता है जब n इज लेस देन 1। अब इसको इससे कंपेयर करो आप। a के स्थान पर आपको 1 दिख रहा है, देख लो, और n के स्थान पर आपको दिख रहा है 1 माइनस n। तो जिस तरह ये n इज लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होता है, अब n कौन है यहाँ पे जो x की घात में लगा है, तो यहाँ पे x की घात में कौन लगा है? 1 माइनस n। तो जब 1 माइनस n लेस देन 1 होगा, उसी फॉर्मूले से आया ये। जिस तरह ये n इज लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है, उसी तरह से ये 1 माइनस n इज लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे x के जो घात है उसमें 1 माइनस n नजर आ रहा है, जबकि हमने डिनोमिनेटर में ला लिया तब की बात। ऐसा ना सोचिएगा सर x की घात में तो n माइनस 1 है। भैया पहले आप इसको इस रूप में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करने के बाद हमने पावर की तुलना करी है। ये 1 अपॉन एक्स की घात n लिखा है ना, इसीलिए मैंने इसको 1 अपॉन एक्स की घात के रूप में लाया। तो ये घात जो है n माइनस 1 नीचे आके 1 माइनस n हो गया, तब मैंने इसको उससे कंपेयर किया। तो जिस तरह ये n इज लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है, ये 1 माइनस n इज लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होगा। 1 1 दोनों ओर से कटेगा, माइनस n उधर जाएगा, तो कुल मिला के n इज ग्रेटर देन 0 पे ये क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। तो ये कन्वर्जेंट है n इज ग्रेटर देन 0 पे, और जो बिहेवियर जैसा नेचर इसका है वैसा ही नेचर फिर fx वाले के लिए आपको लिखना है। तो जो fx है अर्थात ये वाले फंक्शन का इंटीग्रल 0 से 1 में, वो कन्वर्ट करेगा किसके लिए? n इज ग्रेटर देन 0, और n इज लेस देन 1 तो आप खुद यहाँ पे लेकर ही चल रहे थे, क्योंकि ये जांच पड़ताल आखिर n इज लेस देन 1 वाले केस के लिए ही थी। तो n इज लेस देन 1 के लिए ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा, ये सिद्ध हो चुका है। और साथ ही साथ ये शर्त है कि n इज लेस, भाई देखो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 में तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं थी, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 में तो वैसे ही वो कन्वर्ज कर रहा था। ये वाला इंटीग्रल है ना भाई, इसी इंटीग्रल के बारे में हमने लिखा है ना कि I1 इज अ प्रॉपर इंटीग्रल व्हेन n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो उसके लिए तो वो वैसे भी प्रॉपर था, वैसे भी कन्वर्जेंट था। तो जांचें फिर किस चीज के लिए चल रही थी कि भाई जब n की वैल्यू 1 से छोटी होगी तब क्या होगा। तो पता चला कि जब n की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये इंटीग्रल यानी कि I1 की बात चल रही है वो कन्वर्ज करेगा, लेकिन 1 से छोटी कितनी छोटी? इतनी छोटी कि 0 से बड़ी हो। इतना ध्यान रखें कि 0 से बड़ा हो। तो n की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तो ये इंटीग्रल क्या होगा? कन्वर्ज करेगा। ठीक है, n की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे देखो आप स्ट्रिक्ट करके लिखा है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, ये देखो इफ एंड ओनली इफ है ना भाई। ये इंटीग्रल तब कन्वर्ज करेगा जब n की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो इसके बारे में पता चल गया कि n की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। चलिए अब अपन बात करते हैं I2 के लिए। तो ये I2 देखो, ये वाला हिस्सा I2, ठीक है, इस पे 1 कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे, लेकिन ये अनंत है तो यहाँ पे जांच होगी अनंत के लिए, है ना भाई, अनंत पर कन्वर्जेंस के लिए जांच होगी। इसके लिए हमको फिर से कोई दूसरा फंक्शन मानना होगा। ठीक है, चलिए मैं फाइव एक्स मान लेता हूँ। अब देखो फाइव एक्स को मैं किस तरीके से डिफाइन करता हूँ, फाइव एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये क्यों डिफाइन किया हूँ आगे इसका कारण पता चल जाएगा। चलिए लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स अपॉन फाइव एक्स निकाल के देखते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्यों? क्योंकि ये वाली जांच इन्फिनिटी के लिए हो रही है। तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स अपॉन फाइव एक्स। अब आप एफ एक्स कौन है हमारा? एक्स की घात में एन माइनस वन, ई की घात माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा एफ एक्स हो गया। फाइव एक्स आपने माना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, पलट के ऊपर जाएगा एक्स की घात n माइनस वन और एक्स स्क्वायर गुणा होकर के एक्स की घात n प्लस वन बन जाएगा, और e की घात माइनस एक्स को अपॉन ला करके e की घात x लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप जब सोचेंगे कि सर लिमिट लगा के देखते हैं, तो अब x टेंस टू अनंत लगाएंगे तो अनंत बटे अनंत वाला केस मिलेगा, क्योंकि e की घात अनंत का मान भी अनंत होता है। तो अनंत बटे अनंत वाला केस यानी कि अनिर्धारित रूप मिल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? एल हॉस्पिटल नियम लगाएंगे। ठीक है, जब भी अनंत बटे अनंत या 0 बटे 0 रूप मिलता है तो हम एल हॉस्पिटल नियम लगा करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं। एल हॉस्पिटल नियम कहता है भैया यदि ये रूप मिल रहा है या ये रूप मिल रहा है तो आप ऊपर अलग अवकलन कर लो, नीचे अवकलन कर लो। ठीक है, और ये काम आप तब तक जारी रखो जब तक कि इस रूप से आपको छुटकारा न मिल जाए। तो मान लीजिए यहाँ पे एक्स के घात 3 होता, कितना होता? 3 होता। चलो ऐसा एक बार अवकलन किए 3x स्क्वायर अपॉन e की घात x, दोबारा अवकलन किए 6x बटे की घात x हुआ, तिबारा किए तो 6 बटे की घात x हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार। अब x से मुक्ति मिल गई। अब आप x टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 6 तो 6 रहेगा, लेकिन नीचे x की जगह अनंत रखेंगे तो e की घात अनंत यानी अनंत, और 6 बटे अनंत यानी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 0 मिलेगा। तो देखो ना, जब x क्यूब रहता है तो 3 बार अवकलन करने पर छुटकारा मिला, ऊपर में x हट जाएगा ना, तो हम अनंत बटे अनंत वाले केस से छुटकारा पा लेंगे। ऊपर में x मत रहे बस, तो वो मत रहे लाने के लिए आपको अवकलन करते जाना पड़ेगा। अवकलन ऐसे नहीं करना है, वो वास्तव में वो नियम से हो रहा है।
कौन से नियम से हो रहा है? एल हॉस्पिटल नियम से हो रहा है। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ ये है कि जैसे एक्स क्यूब है तो 3 बार अवकलन करना पड़ा तब जाके ऊपर से एक्स हटा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। यहाँ पे तो एक्स के घात कितने n+1 है, तो समझ लीजिए एल हॉस्पिटल नियम आपको n+1 बार लगाना पड़ेगा और फिर वहां से आप ऊपर से x हट जाएगा और उसके बाद आप लिमिट लगाएंगे तो e की घात अनंत, e की घात अनंत का मान अनंत हो जाएगा। ऊपर में क्या मिल चुका होगा उस समय जब x हट चुका होगा, तो ऊपर में क्या मिलेगा? तो आप देखो ना यहाँ पे क्या मिला आपको, x के घात 3 बार अवकलन करने से 6 मिल गया। वास्तव में कौन है 6? फैक्टोरियल 3, यानी जो x के घात में लगा हुआ है ना वही फैक्टोरियल, उतना ही फैक्टोरियल मतलब मिलता है। तो यहाँ पे जब आप n+1 बार अवकलन करोगे यानी कि n+1 बार जब एल हॉस्पिटल नियम लगाओगे तो आपको मिलेगा फैक्टोरियल n+1 अपॉन e की घात x, और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो e की घात अनंत हो जाएगा, जो कि मतलब अनंत, e की घात अनंत मतलब अनंत। फैक्टोरियल n+1 बटे अनंत मतलब इसका मान कितना हो जाएगा? 0। तो कुल मिला के आपने देखा कि लिमिट इतने का मान 0 आ गया फॉर ऑल n के लिए। फॉर ऑल n बोलने का मतलब देखो ना यहाँ पे n की जगह आप कुछ भी रख दो भैया, n की वैल्यू कम या ज्यादा होती भी अगर तो भैया उतने बार अवकलन और कम ज्यादा होता है, क्या फर्क पड़ता है? नीचे तो e की घात x का अवकलन चाहे कितना बार कर दो तो e की घात x ही होगा। तो ऊपर n की वैल्यू कम होगी तो समझ लीजिए कि ये एल हॉस्पिटल नियम कम बार लगाना पड़ेगा, ज्यादा हो गए तो ज्यादा बार लगाना पड़ेगा। कुल मिला के इतना तो तय है कि इसकी वैल्यू 0 होगी सभी n की वैल्यूज के लिए, ठीक है? n की सभी वैल्यूज के लिए ये लिमिट जो है 0 आ गया। ऐसी स्थिति में दोस्तों अब 0 आ चुका है, इसका मतलब क्या है? अब gx के नेचर को देखो, अगर gx कन्वर्जेंट है तो fx भी कन्वर्जेंट होगा। भैया देखो लिमिट 0 आई है ना, जीरो लिमिट वाले केस को याद करो। कंपैरिजन टेस्ट में जब लिमिट मतलब कि लिमिट fx अपॉन फाई जब 0 आ जाता है, ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब ये 0 आ जाता है ना ऐसी स्थिति में यदि gx कन्वर्जेंट है तब fx वाला इंटीग्रल जो है कन्वर्जेंट होता है, ठीक है? तो gx वाला इंटीग्रल gx 1/x मतलब यहाँ पे सॉरी अपन ने यहाँ पे फाई एक्स माना हुआ है, ठीक है? ये फाई एक्स है। क्या है यहाँ पे अपन ने gx माना था, जब दूसरा फंक्शन लेने का समय आता है तो यहाँ मैंने gx बोला तो यहाँ पे मैंने दूसरे फंक्शन के रूप में मैंने फाई एक्स नाम दे दिया ताकि अलग अलग नाम रहे तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? आप लोगों को भी कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैंने जैसे फाई एक्स माना था, ठीक है? तो फाई एक्स वाला इंटीग्रल आप चेक कर लो, 1/x², 1 से अनंत, और ये कन्वर्जेंट है दोस्तों। ये कौन सा फॉर्मूले से आया? तो आपने ये वाला फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, देखो a से अनंत 1/x dx ये कन्वर्ट करता है n इज ग्रेटर देन 1 के लिए। तो यहाँ पे n के स्थान पर 2 दिख रहा है, ठीक है? ठीक, तो ये कन्वर्ट करेगा और ये कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए कंपैरिजन टेस्ट से ये जो हमारा I2 है यानी कि इसका जो दूसरा वाला टुकड़ा है, ठीक है, ये वाला टुकड़ा, क्योंकि जांच उसी के लिए हो रही थी, उसी इंटीग्रल की जांच हो रही थी, तो वो भी क्या होगा? कन्वर्ट करेगा। और इसमें n का कोई भी प्रतिबंध नहीं है, सभी n के लिए, क्योंकि ये लिमिट की वैल्यू जो 0 आई है वो सभी n के लिए आई है, सभी n के लिए। तो इसलिए ये वाला जो है ये वाला इंटीग्रल सभी n के लिए कन्वर्जेंट। अब देखो ये वाला सभी n के लिए कन्वर्जेंट, लेकिन ये सिर्फ n इज ग्रेटर देन 0 के लिए कन्वर्जेंट। तो दोनों का योग से मिलकर बनता है i। तो भैया ये सिर्फ n इज ग्रेटर देन 0 के लिए कन्वर्जेंट है ना, n इज लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए कन्वर्जेंट नहीं है, जबकि ये सभी n के लिए कन्वर्जेंट है। तो दोनों मिला करके i जो रहेगा वो किसके लिए कन्वर्जेंट होगा? तो आपको n की उन वैल्यूज को उठाना है जो दोनों में कॉमन हो। तो ये तो सभी n के लिए है और ये n इज ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों में कॉमन जो है वो n इज ग्रेटर देन 0 है, इसलिए i यानी कि दोनों का योग यानी कि ये, तो ये सिर्फ कन्वर्जेंट होगा, मतलब ये सिर्फ तब कन्वर्जेंट होगा जब n इज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है? तो इस चीज को आप याद रखिएगा भाई। आप फॉर ऑल एन इसके लिए नहीं बोल सकते ना, फॉर ऑल एन सभी एन के लिए केवल ये कन्वर्जेंट है, ये तो नहीं है ना सभी एन के लिए कन्वर्जेंट। ये किसके लिए कन्वर्जेंट है? ये एन इज ग्रेटर देन 0 के लिए कन्वर्जेंट है। तो एन इज ग्रेटर देन 0 के लिए ये कन्वर्जेंट है, तो ये भी जरूर होगा क्योंकि ये तो सभी एन के लिए। तो एन इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्यों नहीं होगा? तो एन इज ग्रेटर देन 0 ही एन की ऐसी वैल्यूज है जिनके लिए दोनों कन्वर्जेंट है, तो इसलिए ये वाला भी n इज ग्रेटर देन 0 के लिए ही कन्वर्जेंट होगा, ठीक है? इसके पास n की सारी वैल्यूज के लिए कन्वर्जेंस का गुणधर्म है, इसके पास केवल पॉजिटिव n के लिए कन्वर्जेंस का गुणधर्म है, ठीक है? तो हम दोनों में से केवल उन्हीं में n की वैल्यूज को चुनेंगे जो दोनों के लिए लागू होती हो, दोनों में जो कॉमन हो। तो n इज ग्रेटर देन 0 पर दोनों के दोनों कन्वर्जेंट है, इसलिए ये कन्वर्जेंट होगा। तो दिया हुआ इंटीग्रल यानी कि कौन? गामा फंक्शन केवल n इज ग्रेटर देन 0 के लिए ही कन्वर्जेंट होता है, याद रखिएगा। इसलिए उसकी डेफिनेशन में आपको n इज ग्रेटर देन 0 आपको दिखाई दिया है, ठीक है? तो
इस तरह से इसका प्रूफ कंप्लीट होता है दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो आप लोग जरूर पूछिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट, पूरा का पूरा कन्वर्जेंस का ये जो जांच है, आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझा। कहीं पर भी कोई भी डाउट आया तो जरूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।